नाउ सो इन दिस वीडियो हम सब पढ़ते हैं MTP1 मई 26 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को टैकल करना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। क्रॉस व्हील्स लिमिटेड, so Cross Wheels Limited at a general meeting of the company of the members passed an ordinary resolution to buy back 30% of its equity share capital. The articles of the company empower the company for buyback of the shares, explaining the provisions of the Companies Act 2013. Examine whether the company's proposal is in order. पहली बात तो कंपनी का प्रपोजल ऑर्डर में ही नहीं है। पहली बात तो ये कि कंपनी को अगर बाय बैक करना है, ठीक है, वो अपने खुद की सिक्योरिटीज के वैल्यू पे तो खुद खरीद सकती है, अनलेस एंड अदरवाइज अगर वो बायबैक करती है तो बायबैक करना तो करे, लेकिन बायबैक करने के लिए भी कंपनी को एसआर पास करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कह रहे हैं, ये तो गलती हो गया। और दूसरी बात ये, जो कंपनी है वो केवल और केवल जो मैक्सिमम बायबैक कर सकती है वो कर सकती है 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तक का, ठीक है ना। और यहाँ पे 30% कर रहे हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या यहाँ पे ना कंपनी को एसआर पास नहीं करना पड़ेगा, केवल बोर्ड के अप्रूवल से चल जाएगा। अगर जो कंपनी ने बाय बैक करा है ना, दैट इज अप टू द 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी, अगर सिर्फ और सिर्फ 10% तक का ही है तो कंपनी को यहाँ पे एसआर भी पास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरे आंसर में हमें घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा। कंपनी का जो ये प्रपोजल है ये ऑर्डर में भी नहीं है, ठीक है ना। चलो एक बार सजेस्टेड देख लेते हैं। तो यस, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी सेक्शन नंबर 68, ये सेक्शन नंबर 68 है, बायबैक का है। द कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर, कैसे, केवल और केवल बायबैक करिए तब एसआर भी पास करवाना पड़ेगा एट जनरल मीटिंग, ठीक है ना। एसआर पास नहीं करवाना पड़ेगा अगर बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया था। Such buyback has been authorized by the board by means of resolution passed at the meeting, ठीक है ना। और जो बायबैक है वो 25% तक का ही हो सकता है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। बायबैक कैन बी अप टू द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा मैंने यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया। Provided that in respect of the buyback of the equity shares in reference to in any financial year, the reference to the 25% in this clause shall be construed with respect to the total paid up equity share capital in that financial year only, ठीक है। जिस फाइनेंशियल ईयर का बायबैक हो रहा है तो उस फाइनेंशियल ईयर के 25% देखोगे आप पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस व्हील्स जैसे कि बता रहे थे यहाँ पे 30% कर रही थी, तो ये तो नॉट इन ऑर्डर है, ये तुमने पहले ही बात कर दिया। और पहली बात तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए था, बट फिर भी अप टू 25% ही यहाँ पे बायबैक किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला, मिस्टर अरविंद इज अ पार्टनर एंड इन चार्ज and the certified financial statement of the M and Associates, the statutory auditor of the Zenith Limited, ठीक है, of a listed company. Upon the completion of his permissible tenure under the Companies Act 2013, M and Associates ceases to be the auditor of the in the year 2024, ठीक है। Mr. Arvind retires from the M and Associates on the 5th of April 2025, ठीक है, and joins P&P Associates as a partner on the 25th of April 2025, ठीक है। Advised whether the appointment of the as at the general meeting held on the 31st of May 2025, Zenith appoint P&P Associates as the next auditor। तो क्या P&P को एज ए नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? पहली बात तो नो। सबसे पहली बात समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो सर्व कर सकता है 5 ईयर्स, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो सर्व कर सकता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक। एंड देन उसके बाद उसको कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए जाना पड़ता है 5 साल के बाद, एंड देन उसके बाद वो रिअपॉइंट हो सकता है। अगर फर्म है तो वो 2 पीरियड ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो रह सकते हैं, एंड उसके बाद उनको फिर से 5 ईयर्स के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए जाना पड़ता है अगर कोई फर्म है तो, ठीक है। और अगर कोई कॉमन पार्टनर है ना, जैसे कि ये रिटायर हुआ यहाँ से, जैसे फर्म में एक पार्टनर था, यहाँ पे दे रखा है मिस्टर अरविंद, और ये रिटायर होकर अगर कोई दूसरी फर्म ज्वाइन करता है
और वो वाली फर्म जिससे फर्म से रिटायर होकर आया उस फर्म को सर्विसेज दे रही है, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। किसने बोला था? सेक्शन नंबर 139 ने, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 139 जो इंडिविजुअल है ऑडिटर मोर देन 1 टर्म्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव 5 years एंड एन ऑडिटर ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आ सकते हैं? नहीं। तभी तो यहाँ पे लिखा है कि नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू द सच क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी में भी प्रिस्क्राइब क्या अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल और द ऑडिट फर्म, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल है उसने अपनी टेन्योर कंप्लीट कर ली हो और 5 ईयर के लिए कूलिंग ऑफ हो गया हो, ऐसी ये भी 5 ईयर के लिए कूलिंग ऑफ में जाएगा, ठीक है ना। अब कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने बोला। फर्दर दैट एज ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और द पार्टनर टू द अदर ऑडिट फर्म, जैसे कि इसमें पी एंड जो हमारे पास क्वेश्चन में पी एंड पी एसोसिएट्स में मिस्टर अरविंद फिर से आ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नो नहीं हो सकता। तो मिस्टर अरविंद पार्टनर इन चार्ज M and Associates, he retired from the and joins T&P Associates. The fact of the question in the provision of the law, Mr. Arvind and the P&P Associates will be ineligible. पहले कूलिंग ऑफ के लिए जाओ 5 years के, 5 years के बाद इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है? ये कहते हैं कि एल्फा इंफ्रा लिमिटेड द कंपनी एंगेज्ड इन द infrastructure company proposes to hire a foreign consultancy firm for a large highway project plans to remit $1 crore 20 lakh toward the consultancy fees. अच्छा, ठीक है। Examine with reference to the FEMA rules whether such remittance require the approval of the Reserve Bank of India. ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि ये किस में इन्वॉल्व है? इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो 100 लाख तक क्या करवा सकते हैं? 100 लाख तक बिना आरबीआई के अप्रूवल के रेमिट करवा सकते हैं अमाउंट को, ठीक है ना। और अगर अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो ओनली 10 लाख तक वो रेमिट करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कितना 120 लाख रेमिट करा रहे, तो यहाँ पे आरबीआई की परमिशन चाहिए रहेगी, ठीक है। तो इसने भी यही बोला है कि following remittance other than the shall require the prior approval of the RBI, Reserve Bank of India. किस किस केस में? Remittance exceeding $100 lakh per project in the case of the consultancy of the infrastructure project and 10 lakh for the other than the infrastructure project. So यहाँ पर क्या हो रहा था? 120 लाख था, तो यहाँ पे RBI की परमिशन जो है prior approval of the RBI is being required in this given question, ठीक है ना। Now let's coming out to the question number 2. Says Seva School started imparting the education on the 1st April 2010 with the sole objective of providing the education to the children of the weaker society. जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना पढ़ के कि ये सेक्शन नंबर 8 है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल फी depending upon the financial conditions of their parents. However, on 30th of March 2025, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the objects. तो यहाँ पे objects for which the section number 8 company was formed violate कर रहा है उन objects को जिसके लिए इस कंपनी को फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इनका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में रिवोक दी लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ना 3 केसेस में लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। बताओ क्या? when the company contravenes the conditions of the section number 8 company, ठीक है, and when company contradicts the objects for which the company is formed, contradicts the objects of the company which formed and which is prejudicial to the public interest, ठीक है। और एक और होता है when the affairs of the company are being conducted fraudulently, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये 3 कीवर्ड्स हुए CCF, contravenes the requirement of this section and any मतलब रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, उसको ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट करता है, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक द लाइसेंस। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिवोक कर दिया और चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? 2 काम और कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। पता है क्या कर सकता है? एक तो कंपनी को वाउंड अप कर सकता है, ठीक है ना, या फिर अमालगमेट कर सकता है किसी और दूसरी कंपनी के साथ जिसका ऑब्जेक्ट भी वही हो जो इस कंपनी का ऑब्जेक्ट था,
विच इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में है अमालगमेट करना, तो वो अमालगमेट भी कर सकता है किसी और कंपनी के साथ जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर हो, ठीक है ना। और कंपनी के जितने भी आप कह सकते हो लायबिलिटीज, एसेट, जितनी भी चीज़ें सब की सब उस दूसरी अमालगमेट कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो इसका आंसर देख रहे सजेस्टेड में, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 deals with the formation of the company formed to promote the charitable objects of the commerce, arts, science, education, sports, etc. Such company intends to avail its profit in promoting its objects. Section number 8 companies are registered by the registrar only when a license is issued by the central government to them. Seva School was a section number 8 company and it started violating its object of its objective clause. Hence, in such a situation, the following powers सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं लाइसेंस जहाँ पे कंपनी ने कॉन्ट्रावेन करा रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन फॉर विच द लाइसेंस इज इशूड, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या फिर वॉयलेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स, वॉयलेट्स द ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनका लाइसेंस रिवोक करेगी सेक्शन नंबर 8 कंपनी का, किसका, सेक्शन नंबर 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लिया, और इसके स्टेटस को कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो लिमिटेड वर्ड के साथ, चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के साथ, ठीक है ना, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर बिफोर सच रिवोकेशन। सच मतलब रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर से मिलेगा कंपनीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, मैंने एक और बात बताई थी, लाइसेंस रिवोक करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वाउंड अप कर देगा या फिर अमालगमेट कर देगा किसी और सच कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो। अगर कंपनी किसी भी अमालगमेट करता है, it is essential in the public interest that the company registered under this section shall be amalgamated with the another company registered under this section and having the similar objects. Then, notwithstanding understanding anything contrary to the sections of this act, the central government may by order provide such amalgamation to the form of a single company with such constitution, properties, powers, rights, interests, authorities and the privileges and such liabilities, duties, obligations as may specified in the order. जब मैंने आपको पहले बताया बस वही, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट क्या कहता है, एस लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 करोड़, ठीक है। द कंपनी इज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और स्टार्टअप कंपनी नहीं है। क्या कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी नहीं है और इट हैज़ प्रीवियसली इशूड स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹8 करोड़। जब इन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करें तो मेरे दिमाग में आ गया सेक्शन नंबर 54 कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू किए जाते हैं, पता है किस किस को इशू किए जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, हो सकता है डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को, for 3 reasons, that is for their value addition, for their intellectual property right or for their know-how, for their know-how, ठीक है ना। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्थ 8 करोड़ और हमने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का देखा था, कंपनी का 40 करोड़ का, और स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने का इशू करना है, कंपनी को 8 करोड़ का, एंड नाउ प्लान्स टू इशू द एडिशनल 7 करोड़ दिस ईयर। चलो देखते हैं, दिस ईयर कितना, 7 करोड़। तो अगर मैं जो कंपनी है वो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर तक का ही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो अगर मैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ले रही और अगर मैं इसका 15% देखूँ, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी नहीं है, स्टार्टअप कंपनी तो 50% तक का कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती थी। तो अगर मैं देखूँ तो इसका 15% आता है 6 करोड़, 6 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो 5 करोड़ और 6 करोड़ हायर है तो 7 करोड़ तो कंपनी नहीं इशू कर सकती है। और इन टोटल कितना हो गया, 8, और अगर मैं 6 काउंट करूं तो 8 + 6 14 करोड़। तो ये किसी भी टाइम पे 14 करोड़ 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के। तो अगर मैं 40 का 25% देखूँ तो दैट इज 10 करोड़। तो ये तो एक्सीड कर रहा है, तो ये तो लिमिट में नहीं है, ये भी लिमिट में नहीं है, ठीक है ना। फर्दर इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स दैट आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और द डायरेक्टर्स। अच्छा हाँ, और ये ना डिस्काउंट पे इशू होते हैं। वैसे सेक्शन नंबर 53 कहता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 54 ने बोला एक्सेप्शन टू द सेक्शन नंबर 53 दैट स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड फॉर द एट द डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। और एक और होता है, अगर हम अपने डेट्स को अंडर द डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में शेयर्स को अलॉट करते हैं तो वो भी हम डिस्काउंट पे अलॉट कर सकते हैं, ठीक है ना।
These shares are given these shares are given as a reward for their contribution to the company's growth, such as providing the intellectual property right, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, वैल्यू सर्विस, जो मैंने बताया ऊपर बस वो 3 लिख देना आप, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन बताया मैंने आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताया और एक मैंने आपको नो हाउ बताया, ठीक है ना, यही लिखना है आपको। इसके बाद आते हैं आगे मैक्सिमम लिमिट, कंपनी कितना मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर वो इशू कर सकती है। तो ये देखो 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और द शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ द 5 करोड़ रुपीज, ठीक है, एंड टोटल 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल एट एनी टाइम, चाहे प्रीवियस वाले इस ईयर वाले सारे इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो इस करोड़ में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 6 करोड़ इशू कर सकते हो, 7 करोड़ इशू नहीं कर सकती है, ठीक है ना। और टोटल में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो मुझे 25% लेना है, ठीक है, तो 25% 4 करोड़ का कितना हो गया 10 करोड़, और कंपनी ने कितना प्लान करा है, जैसे कि 8 करोड़ स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्थ 8 करोड़, सिंस द कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड द 8 करोड़ इट कैन नॉट इशू मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा तो कंपनी नहीं इशू कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 करोड़ इशू कर सकती है, और 8 करोड़ प्रीवियसली इशू हो चुके हैं, तो 10 - 8 यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर ही नहीं सकती है, ठीक है ना। और कंपनी यहाँ पे 7 करोड़ की बात करती है, गलत है, ठीक है। नाउ सी पार्ट, अमन own a piece of land containing 50 turmeric trees. He agreed to transfer the land along with the timber, okay, to be derived after falling into the trees of the Bhavna. Aman seeks your advice whether the timber would be considered as a movable property or not. क्या हम टिम्बर को एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है क्या, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, ठीक है ना, परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, ठीक है क्या, benefits arising out of the land, permanently fastened anything attached to the land, and the things attached to the earth, things attached to the earth, attached to the earth, ये होते हैं immovable property। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टिम्बर को हम immovable property मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ट्री immovable property है, but timber is not an immovable property, tree is an immovable property but timber is not an immovable property, tree is an immovable property बट टिम्बर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ए पार्ट पढ़ते हैं इसका। मिस्टर ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA बाय प्रोफेशन, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द XYZ लिमिटेड। His job profile includes advising the board of directors of the company various compliance matters, strategies, business plans, risk management, risk matters, relating to the company. Keeping in view of the above provisions, Mr. A can be classified as the promoter of the company. अच्छा, पहली बात तो प्रोमोटर की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, प्रोमोटर की डेफिनेशन आई थिंक सो 2 क्लॉज 69 में लिखी हुई है प्रोमोटर की डेफिनेशन, 2 क्लॉज 69 प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर मीन्स एनी पर्सन हु इज नेम्ड एज सच, मतलब प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, और इसका who has control over the affairs of the company whether directly or whether indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, and in whose accordance or in accordance with whose advice, directions or the instructions the board of the company is accustomed to act, ठीक है ना, ठीक है। तो किस में बताया इसकी डेफिनेशन आपको मैंने 2 क्लॉज 69 में बताई, ठीक है ना। एक बार इसका सजेस्टेड में देख लेते हैं, तो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सजेस्टेड है, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 क्लॉज 69 promoters means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return, ठीक है। annual return भी under section number 92 आपको पता ही होगा, annual return filing होता है under section number 92 of the Companies Act 2013, who has control over the affairs of the company either directly, indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, and इतना ही नहीं, in accordance with whose advice, in accordance with the whose advice, directions or the instructions board of directors of the company is accustomed to act, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। White Private Limited is engaged in the business of manufacturing the premium quality rattle toys, ठीक है। rattle toys बेसिकली छोटे छोटे बच्चों के जो टॉयज होते हैं ना, उनको बोला जाता है। They have a huge market for their toys all over India. The company has appointed the statutory auditors for the
financial year 2025-2026, the engagement letter of the auditor was signed with a clause that the fee was mutually decided. Director of the company has approached you to seek your advice on the provisions related to the remuneration of the auditors. तो पहली बात तो ये कि जो रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स है वो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 142 में. वैसे तो जहाँ तक है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स जो है ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस में होता है. आप कह सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन हो जाती है, और अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी तो वो रिम्बर्स कर सकते हैं कंपनी से. चलो देखते हैं. एज पर द सेक्शन नंबर 142 of the Companies Act 2013 provided the remuneration of the auditor. According to this section, the remuneration of the auditor of the company shall be fixed by the company in the general meeting, or such manner in the company in the general meeting may determine. The remuneration shall, in addition to the fee payable to the auditor, include the expenses if any. फी के अलावा अगर आप एडिशन में कुछ दोगे तो वो ही दोगे जो ऑडिट करने के दौरान उसको कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ होगा ऑडिटर को. ठीक है ना. with the audit of the company and the facility extended to him but does not include any remuneration paid to him, services rendered as request by the company. अगर आप ऑडिटर के अलावा कोई और सर्विसेज देते हो ना तो उसके बाद भी आपको पैसा देना पड़ता है. ठीक है ना. चलो इधर आ जाओ. सी पार्ट. एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जेनरलिया स्पेशलियबस नॉन डेटोरेगेंट. पहली बात तो ये कि ये ना जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना दो रूल के बीच में तो एक रूल जो जीत जाता है. ठीक है ना. तो इसको सजेस्टेड से देख लेते हैं हम एक बारी. बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. इफ इट इज पॉसिबल दैट अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविजंस. ठीक है ना. द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट सो दैट दे आर इन हार्मनी विद द ईच अदर. हाउएवर वेयर it is not possible to reconcile between the two provisions and give effect to both, the conflict may be resolved by treating one provision as an exception to the other specific rule. पहली बात तो यही है, जो भी है यही है. बस दो रूल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एक रूल जीत जाएगा, एक रूल डिसाइड हो जाएगा जिसकी मदद से दोनों के बीच में हार्मनी आ जाए. कोर्ट इसी टाइप से देखेगा कि कौन सा रूल बढ़िया है. ठीक है ना. बाकी इसकी लिमिटेशन है, कहता है कि when there is a real and not merely apparent conflict between the two provisions, when the language of the statute is clear and the unambiguous and natural meaning will prevail over the other. जो भी नेचुरल मीनिंग होगा वो प्रिवेल हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है कि जिससे हार्मनी होगी वही प्रिवेल होगा, जिससे नेचुरल मीनिंग निकल करके आएगा वही हमारे पास में प्रिवेल कर जाएगा. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन सेज, पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या मांगा है. एग्जामिन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 whether Paper Limited has compiled the statutory requirement regarding the filing of the accounts with the registrar. अगर मैं फाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार के बारे में बात करूँ तो रजिस्ट्रार के पास हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो. तो मैंने जैसे एमसीक्यूज में भी डिस्कस करा था, एजीएम से 30 डेज़ के अंदर आपको एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज़ के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. और मान लो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम में अडॉप्ट ही नहीं करा, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करा एजीएम में, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास एंड टेक देम एज प्रोविजनल. अगर कोई एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग थी तो उससे भी 30 डेज के बाद ही आपको प्रीवेल करना पड़ता है. अब मान लो मेरा एजीएम ही हेल्ड नहीं हुआ तो 30 डेज फ्रॉम द डेट द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजन्स फॉर नॉट होल्डिंग ऑफ द एजीएम. ठीक है ना. और मान लो मेरी ओपीसी थी 1% कंपनी थी तो वहाँ पे 180 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ेगा. बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. The government of the Tamil Nadu and the Andhra Pradesh collectively hold 60% of the paid-up equity share capital of the Paper Limited. The audited financial statements of the Paper Limited for the financial year 2025 were presented at its annual general meeting convened on the 17th of August 2025. The pending comments on the C&AG on the said accounts meeting were adjourned without any adoption of the accounts. तो अडॉप्शन नहीं कराना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं कराना अपने एनुअल जनरल मीटिंग में. तो अब इसके बाद जो 17th ऑफ अगस्त 2025 इससे विदिन 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा एंड टेक देम एज प्रोविजनल कि हाँ मैंने अडॉप्ट कर लिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. और जब इनकी एडजर्न जनरल मीटिंग हेल्ड हुई ना देखो, तो इसके बाद भी आपको प्लस 30 डेज में फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास. चलो इसको सजेस्टेड देख लेते हैं. According to the section number 137, where the financial statements are not adopted or a general meeting or the such adjourned annual general meeting, such unadopted financial statements along with the
Required documents shall be filed with the registrar within 30 days of the date of the annual general meeting, and the registrar shall take them as in his records as the provisional for the financial statements. ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, बस सब कुछ वही लिखना जो मैंने आपको बताया है. ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट. डाउनटाउन लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. As per its audited financial statements for the financial year 24-25, the company has a paid up share capital of 40 करोड़. यानी कि कंपनी का यहाँ पे मुझे पेड अप शेयर कैपिटल मिला है 40 करोड़. ठीक है, यहाँ पे मुझे कंपनी का टर्नओवर मिला है 210 करोड़. ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन मिला है मुझे कंपनी का कितने का, 90 करोड़. ठीक है, एंड कंपनी का जो डिपॉजिट्स है वो मिला है मुझे यहाँ पे 28 करोड़. ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि दे आर आस्किंग अबाउट दी इंटरनल ऑडिटर. कहीं ना कहीं हाँ, ये इंटरनल ऑडिटर. लिस्टेड कंपनी को तो इंटरनल ऑडिटर रखना मैंडेटरी होता है, लेकिन अदर देन द लिस्टेड कंपनी है तो अगर वो अदर देन द मतलब अनलिस्टेड कंपनी है. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 138 कहता है कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से एक्सीड कर जाए, 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़ है तो आप इंटरनल ऑडिटर रखोगे. टर्नओवर 200 करोड़ या मोर देन 200 करोड़ है तो फिर आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करोगे. आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द बैंक्स, इन सबका एग्रीगेट मिला के अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आप इंटरनल ऑडिटर रखोगे. अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा या फिर 50 करोड़ है तो फिर आप, यहाँ पे मैंने 100 करोड़ से ज़्यादा बोला है. ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देखो ना, 100 करोड़ रुपीज़, सॉरी 100 करोड़ रुपीज़ और मोर है, यहाँ पे भी और मोर है, एंड यहाँ पे 200 रुपीज़ और मोर है, एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर है. वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहाँ पे 100 बोल दिया था पेड अप शेयर कैपिटल. आई एम सो सॉरी, इट इज़ 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है ना, ठीक है. और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 50 नहीं है, 25 है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 करोड़ और मोर एट दी एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल और आपका टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, होल फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे और का प्रोविजन है. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो ये भी 25 करोड़ से एक्सीड कर रहा है और ये भी यहाँ पे देखो 210 करोड़, यानी कि 200 करोड़ से एक्सीड कर रहा है. तो येस, इंटरनल ऑडिट तो अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा. कोई एक भी होता तो भी अपॉइंट तो करना ही करना पड़ता. ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. यस, तो ये फेमस से आया है. ABC Exports Limited, an Indian exporter, entered into an agreement to export the machinery to a foreign buyer under the rupee state credit route. ठीक है, rupee state credit route. ठीक है, as per the agreement, the company proposed to pay the commission to the overseas agent at 8% of the invoice value for facilitating the export. अच्छा, तो as per the agreement, the company proposed to pay the commission overseas agent up to 8% of the invoice value for facilitating the export. In another transaction, the company export tea under the same route and paid the commission 12%. अच्छा, हमने पढ़ा था प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स में, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स में जो कि स्केड्यूल 1 में बात करता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू एक्सेप्ट टी एंड टोबैको कमीशन देते हो तो वो प्रोहिबिटेड है. लेकिन टी एंड टोबैको में अप टू 10% तक ही अलाउड है, उसके आगे प्रोहिबिटेड है. तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे टी का जब भी कर रहा था, टी या टोबैको कर सकता है, तो टी रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू जब भी आप कमीशन पे करते हो फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द टी या टोबैको, अगर वो 10% से एक्सीड करता है तो वो प्रोहिबिट होता है. तो यहाँ पे 10% से एक्सीड कर रहा है तो ये भी प्रोहिबिट है. और यहाँ पे तो जितना मर्जी परसेंटेज हो जाए, 8% देखिए हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हम 10% पे जाए नहीं, हमें नहीं जाना 10% पे. 10% इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द टी एंड टोबैको एंड नॉट फॉर दिस मशीनरी का एक्सपोर्ट. ठीक है ना, तो ये भी प्रोहिबिटेड है. ठीक है, तो अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड द रूल्स रिलेटिंग ट्रांजेक्शन फॉर विच द ट्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड. इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ द कमीशन. एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कमीशन पे कर रहे हैं अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द टी एंड टोबैको ओनली. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला भी नॉट परमिसिबल एंड सेकंड वाला भी नॉट परमिसिबल है क्योंकि 12% हो गया विच इज एक्सीडिंग द 10%, विच इज एक्सीडिंग द 10%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8.
Black Limited is a company having a paid up share capital of 12.5 crore with a total number of members being 3500. सबसे पहले आपसे मांग क्या रहा है? In the reference to the above scenario, in light of the relevant provisions of the Companies Act 2013, what will be the fate of the meeting in the case of the two members in the person? अच्छा, ये एडजर्नमेंट का प्रोविजन मांग रहे हैं, यानी कि सेक्शन नंबर 103 का प्रोविजन. आपको ध्यान है सेक्शन नंबर 103 का प्रोविजन. तो अगर पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के केस में अगर मेंबर्स हैं अप टू 1000 तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. अगर मेंबर्स हैं 1000 से लेकर के अप टू 5000 तक तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. और अगर मोर देन 5000 मेंबर्स हो जाते हैं ना तो उस केस में 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है ना. और ये मेंबर्स कब तक आ जाने चाहिए? विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड द जनरल मीटिंग टू बी कंडक्टेड ऑन द 5th of August 2025 एट 2 PM. ठीक है, तो 2:30 तक आ जाना चाहिए. ये इतना, जैसे कि यहाँ पर कितने मेंबर्स थे, 3500 थे, ये वाले लिमिट में कर रहा था. तो यहाँ पे ना आपके पास में ध्यान रखना 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने मैंडेटरी हैं. ठीक है. On the date of the meeting, the required quorum was not present within a half an hour of the meeting, and the meeting was stand adjourned to the next week. Next week आप कह सकते हो at the same date, place and time तो नहीं पता मुझे. ठीक है ना. सेम वेन्यू. तो आ जाओ इसका प्रोविजन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी के केस में अगर इसमें से केवल 1000 टू 5000 के लिए कोरम 15 मेंबर्स प्रेजेंट, आप पर्सनली प्रेजेंट. ठीक है ना. आप तीनों लिख देना. अप टू 1000 वाला 5 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट. 1000 टू अप टू 5000 तक 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एंड मोर देन 5000 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. आप तीनों लिख देना. ठीक है ना. If the quorum of the meeting is not present within half an hour of the meeting shall stand adjourned. ठीक है ना. तो यहाँ पर नहीं था तो नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस. ठीक है ना. और टू द सर्च ऑफ द डेट एंड टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन. रिक्वेजिशन ने बुलाया तो कैंसिल ही होगी, वहाँ पे एडजर्न नहीं होगी भाई, दोबारा नहीं बुला सकते हो आप. ठीक है. अब मान लो यहाँ पे इन्होंने ना क्या कहते हैं एडजर्न मीटिंग बुलाई और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं था विद इन एन हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग. अब क्या होगा? तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शेल फॉर्म द कोरम. चाहे 2 मेंबर हो 1 मेंबर हो फर्क नहीं पड़ता, शेल पर्सनली फॉर्म द कोरम. आ जाओ. नेक्स्ट है हमारे पास. ठीक है. बी पार्ट एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द विसल ब्लोअर्स. अच्छा, विसल ब्लोअर्स कंप्लेंट जो होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ना बता देते हैं कि इसने गलती करी है, इसने गलती करी है, तो कोई भी पर्सन उन्हें डीमोट नहीं कर सकता, हैरेस नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स की उन्होंने कोई एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी थी किसी भी ऑफिसर को जो कि इंस्पेक्ट कर रहा था. तो ये सेक्शन नंबर आप देखोगे ना तो 31 है ऑफ द LLP एक्ट 2008. चलो उसको देख लेते एक बारी. According to the section number 31 of the LLP Act 2008, the court or tribunal may reduce or waive of the penalty leviable against the partner or the employee of the LLP if it is satisfied that such partner or the employee of an LLP has provided the useful information during the investigation of the LLP. जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी LLP पे तो उस पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन. ठीक है ना. When any information given by the partner or the employee leads to the LLP का या फिर पार्टनर का या फिर एम्प्लॉय के बारे में, मतलब यार कोई LLP कन्विक्टेड थी, पार्टनर कन्विक्टेड था या फिर कोई एम्प्लॉय कन्विक्टेड था, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी लेकिन दी, तो उसकी पेनल्टी कम कर दी जाएगी. उसको कहते हैं वेव ऑफ कर दी जाएगी. सॉरी, वेव ऑफ नहीं करेगी पूरी तरीके से, बट विसल ब्लोअर जरूर से हो जाएगी. अगला कहता है नो पार्टनर और द एम्प्लॉय ऑफ द LLP में बी डिस्चार्ज, डीमोट, सस्पेंड, थ्रेटेंड और हैरेस्ड और इन एनी अदर मैटर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मेंबर्स terms and conditions of the LLP or the employment merely because he provided the useful information causing the information to be provided pursuant to the subsection 1. subsection 1 मतलब कि ऊपर वाला subsection 1. ठीक है ना. क्योंकि उसने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. बाकी ये वाला जो है ना, ये एम्बिगुअस डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको बुक से याद करके लिखना पड़ेगा. ठीक है ना. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से है, ये आप खुद करना. ठीक है ना. और ये भी बहुत ईजी सा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है.
ये भी आप खुद करना, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एंड 5 क्वेश्चंस मैंडेटरी करने होते हैं पेपर में, एक क्वेश्चन तो लीव करके आना होता है पेपर में, ठीक है ना। वैसे हो सके तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना, ईजी क्वेश्चन होता है, ये ईजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है कि नहीं, वो चेयरमैन वाले क्लॉज में देख लेना। बाकी जेंडर एंड नंबर, तो यहाँ पे आपको पता होगा फेमिनाइन शैल इंक्लूड द मैस्कुलिन, मगर अगर कहीं पे स्पेसिफिकली मैस्कुलिन जेंडर को यूज़ करा गया तो वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हम, ठीक है ना। जहाँ पे बोला गया है कि मेल डिसेंडेंट, तो वहाँ पे फीमेल्स इंक्लूड नहीं होंगी। अगर किसी सिंगुलर के बारे में बात करें तो शैल इंक्लूड द प्लूरल इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये सब आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हमारी एमटीपी खत्म हो गई, मैंने आपको एमसीक्यू भी करा दिया, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव भी करा दिया। थैंक यू।